Hi guys, how are you all and welcome to my channel that is Lawyer Sharma। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी जुडिशरी एज वेल एज वेरियस एग्जामिनेशंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को। तो हाउस द जोश? आई थिंक इट्स हाई। तो लेट्स स्टार्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, हर एक एक्ट को पढ़ने से पहले उसकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो लेट्स लर्न द डेट्स। तो पहला 20 मई 1961 को इसको एसेंट मिलता है। फिर आपका 1 जुलाई 1961 में ये अप्लाई किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है। इसके अंदर दो मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं। एक होता है 2 अक्टूबर 1985 में और एक होता है 19 नवंबर 1986 में। अब ऐसा नहीं है कि इट इज़ एन एक्सहॉस्टिव लॉ, आपको इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इवन यू कैन मेंशन दी सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 304B ऑफ IPC जो डाउरी डेथ की बात करता है, एंड सेक्शन 498A जो आपके क्रिवालिटी की बात करता है। वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो ऑफ कोर्स। ओके, तो मैं आपके लिए इसके लिए क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ आपकी रिवीजन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। व्हेन डज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट केम इनटू फोर्स? तो कब आया था बताओ? इट इज़ ऑन 1 जुलाई 1961। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला आपको। मेंशन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाउरी। बेसिकली हम यहाँ पे जो एक्ट है ना उसको MCQs की फॉर्म में कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। सही बात है, आपके डाउरी को एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। ठीक है, अब क्या बोलता है ये देखते हैं। इट इंक्लूड्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये बात भी सही है, इसके अंदर प्रॉपर्टी भी आती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी आती है। ये एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है, जेंडर न्यूट्रल होता है, एंड इसके अंदर महर और डोवर भी आता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ पहले। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्या बोलता है? ये बोलता है डाउरी का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको एक पार्टी एग्री करती है या फिर देती है दूसरी पार्टी को शादी के दौरान। अब ऐसा नहीं है कि लड़की वाले ही देंगे लड़के वाले को, ये जेंडर न्यूट्रल है, ये सब पर अप्लाई होता है। ठीक है, बट इसके अंदर महर और डोवर नहीं आती क्योंकि वो आपके मुस्लिम मैरिज का एक बहुत पवित्र कंसेप्ट है, आप उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपका लास्ट आंसर इनकरेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये कंसेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। A woman's partners gave us a woman's parents gave a certain amount of money to a man under section 3 of the act. Then what is the punishment? देखो, एक वुमेन के पेरेंट्स ने बोला कि हम इतना पैसा देंगे एक आदमी को क्योंकि वो उनकी बेटी से शादी कर रहा है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कितनी पनिशमेंट होगी? आप ध्यान रखना, सेक्शन 3 आपको पनिशमेंट बताता है, सेक्शन 2 डेफिनेशन बताता है, पर सेक्शन 3 पनिशमेंट बताता है। और वहाँ पनिशमेंट 5 साल तक हो सकती है एंड 15,000 रुपये का फाइन भी लगेगा। एंड का मतलब होता है कि आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट्स गिवन टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम? जो भी आप प्रेजेंट देते हो, अब मानो मैं गिफ्ट दे रही हूँ तो गिफ्ट तो डाउरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बताया गया है, ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 3 के अंदर कि आप हर चीज़ दोगे वो डाउरी के अंदर आएगी, बट जो प्रेजेंट्स दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, खुद की इच्छा से दे रहे हो, वो आपकी डाउरी के अंदर नहीं आएगी। बट वो कैसी होनी चाहिए? वो कस्टमरी नेचर की होनी चाहिए और वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटस से ज़्यादा की ना हो। मैं ऐसा कोई गिफ्ट ना दूँ जिसके लिए मैं फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हूँ। ठीक है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट्स आपको सही दिखेंगे। आपका आंसर होता है बोथ ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पनिशमेंट गिवन इफ अ पर्सन डिमांड्स डाउरी। अब सेक्शन 4 बताता है आपको कि कोई पर्सन डाउरी की डिमांड कर रहा है तो कितनी पनिशमेंट होगी। देखो डाउरी दी नहीं है उसने, थोड़ी बस डिमांड कर रहा है अभी, तो पनिशमेंट थोड़ी कम होती है। कितनी होती है? 2 साल एंड 10,000 रुपये का फाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे कंसेप्ट्स। इफ आपको डाउट होता है यू कैन पिंज मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, अब आता है सेक्शन 4A। सेक्शन 4A बात करता है बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है बिकॉज ये कंसेप्ट थोड़ा अलग था एंड मेरे को अच्छा भी लगा, तो आई थॉट कि इसको समझाते हैं एंड सेक्शन 5 भी मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, तो सेक्शन 4A बोलता है कि कोई भी पर्सन न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल के थ्रू या मीडिया के थ्रू ये पब्लिश कराता है कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी दूंगा एज अ कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। मतलब अगर मेरी बेटी से कोई शादी करेगा ना तो मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा दे दूंगा। मैं इस बात को पब्लिश करा रही हूँ तो मुझे 5 साल से लेकर 5 साल तक का सज़ा एंड 15,000 तक का फाइन देना होगा। ठीक है, अब सेक्शन 5 आपको बोलता है कि जो भी आप एग्रीमेंट करते हो ना, जिसमें आप डाउरी दे रहे हो या डाउरी ले रहे हो, तो ऐसे एग्रीमेंट सारे वॉइड होते हैं, तो प्लीज़ इनको मत करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑफेंस एज पर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 8 में नेचर ऑफ ऑफेंस बताया हुआ है कि ये ऑफेंस कैसा है। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, मतलब यहाँ पर आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। ये बेलेबल है, यहाँ पे आपको बेल भी मिल सकती है, और ये नॉन कंपाउंडेबल है क्योंकि इसमें पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा की दे रखी है। तो आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही माने जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज एज पर सेक्शन 8A। तो ये बोल रहा है सेक्शन 8A में आपको बता रखा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर लाई करता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है आपके उस पर्सन पर जिसको प्रोसिक्यूट किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, सेक्शन 8 आपको समझ आ गया होगा। देखो मैंने आपको सेक्शन 1 पढ़ा दिया, 1 तो था नहीं, सॉरी 1 तो एक्सटेंट की बात करता है। सेक्शन 2 डाउरी, सेक्शन 3 पनिशमेंट, सेक्शन 4 आपका डिमांड करने पर, सेक्शन 4A बैन ऑन द एडवर्टीजमेंट, सेक्शन 5 आपका बात करता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। सेक्शन 6 नहीं पढ़ा, सेक्शन 5 तो पढ़ लिया एग्रीमेंट वाला, सेक्शन 6 नहीं पढ़ा, 7 नहीं पढ़ा, 8 पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं स्टेट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। एक डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का कंसेप्ट है जो सेक्शन 8B में दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। इट इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 8B। बिल्कुल सही बात है, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उनको हम पुलिस की भी पावर दे सकते हैं। ध्यान रखना कि पुलिस ऑफिसर की पावर भी हम डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को दे सकते हैं। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट तो कैन नॉट कर रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आगे भी देख लेते हैं। इसके अंदर एक एडवाइजरी कमेटी होगी जिसमें 5 वेलफेयर वर्कर्स होंगे, 5 में से 2 वर्कर्स एटलीस्ट वुमेन होंगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये 8B में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ये बेसिकली आपका सेक्शन 7 है कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है ऑफेंस का। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी ले सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी ले सकता है, दोनों ही ले सकते हैं। तो आपका बोथ ऑफ द अबव आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शन 6, इफ मैरिज इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हायर देन द डाउरी रिसीव्ड। ओके, मैं सेक्शन 6 समझा देती हूँ आपको, या पढ़ लेना इसमें से। ओके, सेक्शन 6 बोलता है कि मानो डाउरी दी गई थी, बट डाउरी उस वुमेन के बेनिफिट के लिए या उसके जो लीगल सक्सेसर्स आएंगे उनके लिए दी गई थी, बट वो डाउरी मैंने किसी और पर्सन को दी, मानो मैंने उसके ससुर को दे दी। ठीक है, तो उसके फादर इन लॉ की ये ड्यूटी होती है कि वो उस वुमेन को, उस फादर इन लॉ की ड्यूटी होती है कि वो उस वुमेन को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा जो उसको डाउरी में मिली है। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइमलाइंस दी हुई हैं। अगर प्रॉपर्टी उसको मैरिज से पहले मिली है तो 3 महीने बाद द डेट ऑफ मैरिज,
अगर उसको मैरिज के बाद मिली है तो 3 महीने बाद जब उसने वो रिसीव करी है, और अगर वो वुमेन माइनर है तो 18 साल के 3 महीने बाद हम उसको प्रॉपर्टी दे देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 2 साल एंड 10,000 रुपये तक का आपको फ़ाइन मिल सकता है। बट अगर ऐसा हुआ कि जो वुमेन है उसकी डेथ हो जाती है और वो डेथ नेचुरल नहीं थी, तो हम उसकी प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स को देंगे। अगर वो पर्सन उसके कोई बच्चे नहीं हैं तो, एंड ऑफ उसके कोई बच्चे हैं तो वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों को जाएगी। आई होप आपको ये पूरा एक्ट समझ आया होगा, एंड हम एक और एक्ट लेकर आएंगे। वन शॉट में हम पूरे एक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। आप लोग देखते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।